हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करेंगे आरआरबी एलपी साइंस प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। साथ में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या जो है सो 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो परमाणु भार बराबर कितना होती है। तो परमाणु भार बराबर जो होती है सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की द्रव्यमान जो यहाँ प्रोटॉन की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या जो से 196 दिया गया है और इसका द्रव्यमान संख्या जो दिया गया है सो 298 दिया गया है। तो यहाँ पे हम जब प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तो 298 इधर आ जाएगा, तो यहाँ और माइनस इधर 298 यहाँ जब लेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या इधर चल जाएगा, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 196 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 102 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो जब एक वस्तु यहाँ से फेंकते हैं ज़मीन पर जब आके गिरती है तो कुछ ना कुछ समय लगती है। तो ठीक उससे पहले किस वेग से चलना प्रारंभ किया होगा। तो इसका प्रारंभिक वेग जो होगी से 0 हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे फिजिक्स में कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो एस बराबर ut प्लस 1/2 पढ़े होंगे। एस बराबर ut प्लस 1/½ GT स्क्वायर पढ़े होंगे। ये नीचे फेंका जा रहा है तो प्रारंभिक वेग जो उसका हो रहा था सो 0 हो रहा था, 0 हो रहा था। तो जब किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे तब 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो आएगा सो ½ GT स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब बात करेंगे यस किसके समानुपाती हो रही है, तो एक हो रहा है जी का हो रहा है और दूसरा किसके समानुपाती हो रहा है, तो टी स्क्वायर का हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, पिंड की मात्रा की समानुपाती होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। गिरने के समय की मात्रा के बराबर होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। गिरने के समय के वर्ग के बराबर होती, तो ये हमको ये हमारा क्वेश्चन के फॉर्मूला के अनुसार मिल रहा है, तो ये हमारा सही होगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के वर्ग के बराबर होती, तो नहीं, ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चमकदार तीव्रता के लिए मानक इकाई क्या होती है। तो क्वेश्चन जो से यहाँ घुमा के पूछा है, जिस चमकदार क्या होती है, यानी कि ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो होती है सो क्या होती है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो होती है सो कैंडला होती है। तो बोलेंगे टेस्ला किसका इकाई होती है। तो टेस्ला जो होती है सो विद्युत धारा का टेस्ला जो होती है सो विद्युतीय क्षेत्र की इकाई होती है। किसका होती है, विद्युतीय क्षेत्र की इकाई जो होती है सो टेस्ला होती है। लेकिन जब सीजीएस पद्धति में पूछेंगे तो गॉस होगा। सीजीएस पद्धति में टेस्ला की एसआई मात्रा क्या होगी, तो गॉस होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेनियम जो से किसका एसआई मात्रक है। तो ऑस्ट्रेनियम जो है सो ठोस कोण का यानी सॉलिड एंगल का जो है उसका ये एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियन किसका एसआई मात्रक है। तो रेडियन जो है सो समतल कोण का एसआई मात्रक है। कौन सा कोण का, समतल कोण का एसआई मात्रक जो से कौन है, तो रेडियन है। तो ऑप्शन नंबर इस रेडियन कोण जो होगा सो डी के यानी कि समतल कोण के साथ वाला होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो से पूछ सकता है, यानी कि हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग ऑप्शन को भी डिटेल में समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लास 1 के लीवर में पर्यतन और भार किस दिशा में होती है। तो पर्यतन और भार जो से किस दिशा में होती है। तो मान लो क्लास 1, तो क्लास 1 यानी कि इसको श्रेणी इसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी। तो इसको क्लास 1 लीवर को जो बांटा गया है सो 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी हो गया, द्वितीय श्रेणी हो गया और तृतीय श्रेणी में बांटा गया है। इसे जो से 3 श्रेणी में बांटा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये पर्यतन और भार किस दिशा में होती है। तो मान लो यहाँ पर एक प्रकार की उत्तोलक है, तो यहाँ से यहाँ एक क्या है, एक उत्तोलक है। यहाँ यदि इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे यदि हम भार रखेंगे तो इसको लोड बोलेंगे। क्या रखेंगे, भार यहाँ पर यदि बैठाएं तो इसको लोड बोलेंगे। जैसे मान लो तराजू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ के पे कांटा घूमेगी और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ लगेगी आयस। क्या लगेगी, आयस लगेगा। आयस भुजा या तो प्रयास भुजा, क्या, आयस भुजा या तो
प्रयास भुजा। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे प्रयत्न को ही बोलते हैं आयस, क्या बोलते हैं, प्रयत्न को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं। तो प्रयत्न हम लोग कहाँ के कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। तो प्रयत्न और भार भुजा, तो भार कहाँ पे है, यहाँ है, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रयत्न भी बोलते हैं। तो भार यहाँ पे है, तो बोल रहा है कि किस दिशा में होगी। तो मान लो जब तुम यहाँ वस्तु है और यहाँ इसका उत्तोलक यानी कि उत्तोलक है, ये तो तराजू वाला है, और यहाँ वस्तु है। तो जब इसको इधर बैठाएंगे, इस पर भार लगाएंगे, जब हम लोग इस प्रकार से समझते हैं कि इस पर यदि यहाँ हम लोग भार लगाएंगे, यहाँ जैसे उठने बैठने वाला काम है, यानी कि इधर भार लगाएंगे तो इधर उठ जाएगा, इधर नीचे जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा। लेकिन जब नीचे जाएगा, ये जब नीचे जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, यानी कि ये ऊपर उठ जाएगा इस प्रकार से। तो यानी कि ये प्रयत्न और भार जो करती है इसे किस दिशा में कार्य करती है, तो विपरीत दिशा में कार्य कर रही। किसकी दिशा में कार्य कर रही, विपरीत दिशा में कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार लेंस की आवश्यकता होती है। तो निकट दृष्टि दोष जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। तो मायोपिया के दोष को निवारण करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आंसर ऑप्शन जो दिया गया है लेंस के साथ दिया गया है। तो अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस, क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका होगा सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यदि यही क्वेश्चन पूछता कि दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया जो दोष होता है उसको निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वही क्वेश्चन आपको दे दिया गया था लेंस में दिया जाए कि किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष के लिए जो किया जाता है सो द्विफोकल लेंस को किया जाता है। जरा दृष्टि दोष जो होती है, जरा दृष्टि दोष जो होती है सो द्विफोकल लेंस के द्वारा, द्विफोकल लेंस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, द्विफोकल लेंस। तो अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिन्दुकता जो बीमारी होती है उसको हम लोग बेलनाकार से दूर कर सकते हैं, बेलनाकार लेंस से। तो अभिन्दुकता तो इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन बनता था दूर करने वाला सब कंप्लीट कर दिए इस टॉपिक से, एक क्वेश्चन के माध्यम से। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या है, दर्वों में सतह पर कणों के एक छोटे से भाग की होती है। तो मान लो यहाँ पे एक द्रव है, तो यहाँ पे क्या एक छोटे छोटे कण की भाग है, छोटे छोटे कण की क्या है, एक छोटे छोटे कण की पार्ट है, ऐसे 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 छोटे छोटे कण की पार्ट है। तो अब हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या होती है छोटे कणों की, तो छोटे कणों की गति जो होती है इससे अधिक होती है, तो अधिक गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है। तो बारूद में हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, बारूद में हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी थी। तो प्रत्येक वस्तु जो बनी थी सो पाँच मूल तत्वों से बनी थी। पहला कौन थी, तो यहाँ पे होगा ये मिट्टी हो गया, जल हो गया, जल को ही पानी कहा जाता है। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चौथा में क्या हो गया, तो चौथा में आकाश हो गया, क्या हो गया, आकाश हो गया, और पांचवा में क्या हो गया, अग्नि हो गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार से मूल तत्वों जैसे बनी थी। ठीक, हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन और बढ़ते हैं। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी है। तो मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला बताए थे कि मोल की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या थी। तो इसका फॉर्मूला थी दिया गया द्रव्यमान, क्या होता है, गिवन मास, यानी कि गिवन मास दिया गया द्रव्यमान, फिर मास ऑफ फॉर्मूला यानी सूत्र का द्रव्यमान, मास ऑफ फॉर्मूला। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो 60 कितना हो गया, दिया गया गिवन मास है, और हीलियम का द्रव्यमान संख्या कितना होगी, 4 होगी। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
फरवरी 2022 तक आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? तो फरवरी 2022 तक आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की संख्या जो है सो 118 तत्व है। तो ये किसके है? ये जो फरवरी आधुनिक सो ये किसने? मोजले के अनुसार है। किसके अनुसार? मोजले के अनुसार है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडलीव के समय कितने तत्व खोजा गया था? तो मेंडलीव के तब हाउ मेनी एलिमेंट इज जो खोजा गया था, फाउंडेड किया गया था, वो मेंडलीव के समय कितना किया गया था? तो मेंडलीव के समय 63 तत्व की खोज किया गया था। ठीक उसी प्रकार से पूछेगा कि न्यूलैंड के समय कितनी तत्व खोजी गई थी? तो न्यूलैंड के समय 56 तत्व की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना। तो साइटोकाइनिन को जो हार्मोन होती है पौधे में, ये क्या करती है? कोशिका को विभाजन करने में सहायता करती है। एब्सिसिक अम्ल जो है क्या है? तो एब्सिसिक अम्ल जो है बीज और कलियां बढ़ाने में मदद करता है। एब्सिसिक अम्ल जो है क्या है? तो बीज और कलियां बढ़ाने में मदद करता है। बीज प्लस कलियां बढ़ाने में मदद करता है। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है जिबरेलिन्स है। यहाँ क्या होगा? जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स जो से क्या करती है? तो जिबरेलिन्स का काम जो होती है यानी कि तना को बढ़ाने में सपोर्ट करती है। ऑक्सिन जो है क्या है? तो ऑक्सिन जो है कोशिका को बढ़ाने में बढ़ावा देती है, कोशिका को बढ़ाने में सपोर्ट करती है। अगला क्वेश्चन है घरानगराही की अनुभूति में सहायक है। तो घरानगराही की अनुभूति में, घरानगराही मतलब होता क्या है? तो इसके मीन्स यानी कि इसके मतलब जो होता है सो क्या होता है? यानी कि सुगंध होता है। क्या होता है? स्मेल, यानी कि सूंघना। तो घरानगराही जो से सूंघने की अनुमति में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगी सो गंध के साथ होगी। ऑप्शन नंबर जो होगी सो गंध यानी कि सूंघने में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो एक चालक का प्रतिरोध है वो किस पर ऊपर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध बराबर सबसे पहले होता क्या है? तो चालक का प्रतिरोध बराबर जो होता है सो रो प्लस होता है, रो एल बटा एल होता है। प्रतिरोध बराबर रो एल बटा एल। तो एल जो है क्या है? तो एल जो है तार की लंबाई है। एल जो है सो तार की लंबाई है। ये जो है सो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है। क्या है? अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पूछे तो ये है अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। ठीक उसी प्रकार से और ये रो जो है से क्या है? ये रो जो है से किस पर डिपेंड करती है? ये सामग्री पर डिपेंड करती है। ये किस पर डिपेंड करती है रो? तो रो सामग्री पर डिपेंड करती है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यही जो से सामग्री पर डिपेंड करती है। और पूछा जाता है क्वेश्चन रो जो से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के नाम से किसे जानते हैं? रो के जानते हैं, रो को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इस प्रकार से कि बोल रहा है कि ये किस पर निर्भर नहीं करती है। तो किससे वहाँ पे देखते हैं कि यह सामग्री पर निर्भर करती है। ठीक है, और ये डिपेंड करती है कि कौन सा वस्तु जो से किससे बनी है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। तो इसे डिपेंड किस पर ऊपर कर रही? तो लंबाई पर डिपेंड कर रही, बिल्कुल कर रही। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर कर रही है, तो ये भी बिल्कुल कर रही है। सामग्री पर कर रही तो बिल्कुल कर रही है। दाब पर कर रही तो दाब तो यहाँ है नहीं, दाब तो यहाँ दाब तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो सी के साथ इसका सही आंसर होगा। किसके साथ सही आंसर होगा? इसका आंसर जो होगा सो सी के साथ इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दाब पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके अलावा सभी पर कर रहा है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होती है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होती है वो कितना होती है? और पृथ्वी का क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी का त्रिज्या कितना होती है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है सो 6 × 10⁻24 किलोग्राम होती है। 6 × 10⁻24 किलोग्राम होती है। लेकिन जब पृथ्वी के त्रिज्या के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो पृथ्वी का त्रिज्या का जो मान होती है वो कितनी होती है? तो 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। अगला क्वेश्चन है सूत्र में m = HI/HO में m
एम जो है RH IU HU क्या दर्शाता है? तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होती थी? आवर्धन क्षमता जिसे एम से डिनोट करते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज HI, हाइट ऑफ इमेज, और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि HI और HO जैसे क्या बताता है। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते थे? V-V/U हम लोग लिखते थे आवर्धन की क्षमता बराबर। तो आवर्धन की क्षमता तो यहाँ बोल रहा है कि आवर्धन HI और HO क्या दर्शाती है। तो एम जो से आवर्धन है, HI जो है सो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और HO जो है सो वस्तु की ऊंचाई है। तो कहाँ है, कहाँ पे दे रहा? प्रतिबिंब की ऊंचाई जैसे HI है, और HO जो से वस्तु की ऊंचाई है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ क्वेश्चन को समझते हैं कि हाइट ऑफ इमेज जो इमेज पर होती है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो इसमें क्षमता जो से क्या क्या बता रही? तो एम जो से एम क्या बता रही? आवर्धन। तो सबसे पहले देखेंगे एम जो से यहाँ द्रव्यमान बता रही, नहीं, बिल्कुल गलत। एम जो से आवर्धन बता रही, ठीक है। HI इमेज, ये तो वस्तु की ऊंचाई यानी कि ये बता रही है, सो इमेज की ऊंचाई बताने की जगह वस्तु की ऊंचाई बता रही, तो बिल्कुल गलत है। आवर्धन बराबर HI बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई O बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा सो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर C जो है सो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पहली और बुझो ने अपना शरीर का तापमान मापा। पहली का तापमान जो है सो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और बुझो का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है, असत्य है? तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या होती है कि मनुष्य का जो तापमान जो होती है सो क्या होती है? तो मनुष्य का तापमान जो होती है 37 डिग्री सेल्सियस होती है, और 310 केल्विन होती है, और 98.6 डिग्री जो होती है फ़ारेनहाइट होती है। तो इस प्रकार से मनुष्य का तापमान जो है तीन में से तीनों इस प्रकार से रहना चाहिए। तो जब उससे पूछ दिया गया कि 98.6 डिग्री, तो बिल्कुल सही है। इसका भी पूछ दिया कि 37 डिग्री सेल्सियस है, तो बिल्कुल सही है। तो दोनों का जो शरीर का तापमान है सो समान है, तो ऑप्शन नंबर C के साथ यहाँ बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोग 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो यदि आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।